नमस्कार सर, आप सभी का स्वागत इस ऑनलाइन व्याख्यान माला में। जगलाल चौधरी के जयंती के अवसर पर ये ऑनलाइन व्याख्यान पिछले 2 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इस कड़ी में अब तक कुल 17 लेक्चर विभिन्न विषयों पर हो चुके हैं। आज ये 18वां लेक्चर है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विशाल सर को आमंत्रित किया गया है। सर का तो बायोडाटा बहुत लंबा चौड़ा और विस्तृत है। मैं दीपक कुमार सर का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर विशाल यादव का एकेडमिक, स्नातक, पारास्नातक और पीएचडी देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से रहा है। पीजी डिप्लोमा इन वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग प्रयागराज से। डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ फॉर साइकोलॉजिस्ट निम्हानस से डॉक्टर विशाल सर ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगभग 15 पेपर यूजीसी केयर लिस्ट में प्रकाशित है। सर का शोध एरिया टाइम, गाइडेंस काउंसलिंग तथा मेंटल हेल्थ से संबंधित विषयों पर गहन अध्ययन और अच्छी पकड़ है। वर्तमान में सर पीजी सेंटर ऑफ साइकोलॉजी गया, कॉलेज गया मगध विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में परीक्षाओं और छात्र जीवन के चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व विकास में समय प्रबंधन की भूमिका विषय पर विशाल सर प्रकाश डालेंगे। हम सभी जयप्रकाश विश्वविद्यालय और जगलाल चौधरी महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों के बाद आपका स्वागत करते हैं। अब कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए ये व्याख्यान शुरू करने की कृपा करें। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अगर इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स डिसाइड कर लेते हो, जैसे पहले मैट्रिक्स में इन्होंने क्या रखा कि कुछ काम ऐसे हैं जो अर्जेंट हैं और इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से ही जो चीजें हैं कि अभी इसकी डेडलाइन है, एग्जाम फॉर्म बनना है और बहुत डेडलाइन है, अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। और कुछ तरह के काम होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे प्रिपरेशन है, या अभी आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आपने बीपीएससी क्लियर करने के लिए गोल बनाया है, या फिर बेसिकली यूपीएससी देना है आपको, या मैनेजमेंट स्कूल में दाखिला लेना है, पीएचडी करनी है। कुछ ऐसे जो गोल है, लॉन्ग टर्म आपके गोल हैं, उसको लेके आपकी जरूरी है। तो उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और तीसरी तरह की जो उन्होंने बताई क्राइसिस में, कि अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, किसी का फ़ोन बजने लगा और आपको पता है कि ये इससे बात करने पे 2 घंटे आपका समय जाने वाला है। तो वो अर्जेंट, तो फ़ोन बज रहा है सामने, अब उठाना चाहिए। लेकिन क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो डोंट रिसीव द कॉल। तो ये 3 तरह, तीसरी तरह के काम। और चौथे तरह के काम ऐसे होते हैं हम लोगों की लाइफ़ में, जो टाइम वेस्टर होते हैं, बेसिकली जो ज़रूरी भी नहीं है और जो हमारे लिए अर्जेंट भी नहीं। तो अगर इस मैट्रिक्स को देख के हम कहें कि हम किस तरीके की जो मैट्रिक्स बनाई गई है 1 2 3 4 5, तो 4 किस तरह की मैट्रिक्स को हम अपनी लाइफ में आत्मसात करें, किस तरह की। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि सर हम पहले को करें, कुछ लोगों को कह सकते हैं कि सर हम दूसरी मैट्रिक्स को करें, कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तीसरी मैट्रिक्स करें, और कुछ लोग होते हैं पढ़ाई लिखाई से उनको नहीं, उनको जैसे नो, कुछ लोग होते हैं ना बस। यस प्लीज। किसी का माइक ऑन हो गया था। ओके ओके। तो कुछ लोगों का कहना होगा कि नहीं, चौथे तरह का जो काम है ना, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है और ना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको सबसे, जैसे अभी कल परीक्षा है और कुछ लोग किताब कापी सब खोल के अपना दूसरी जगह दुनिया में मस्त है। तो मतलब आने वाले समय में वो एकदम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं और प्रिपरेशन किए ही नहीं कभी। तो ऐसे काम उनको हमेशा तनाव में या फिर डिप्रेशन में लाके छोड़ेंगे। तो इस पे आप लोग पूछ सकते हैं हमसे जब डिस्कशन होगा, तो कैसे इसको करें। तो ये 4 तरह के जो टास्क हैं बेसिकली, कि इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, जिसमें डेडलाइन होती है और तुरंत हमें इमीडिएटली फोकस करना होता है। और दूसरी तरह का जो काम होता है कि इम्पोर्टेंट बहुत है लेकिन अर्जेंट नहीं है। नहीं है। इसमें बेसिकली हम अपने हॉलिडे की प्लानिंग करते हैं, अपने पर्सनल या प्रोफेशनल गोल को सेट करते हैं कि फ्यूचर में हमें काम करना चाहिए।
तो ये दूसरे तरह का जो टास्क है या जो मैट्रिक्स है, ये सबसे जो फॉलो करता है, वो लाइफ में जल्दी सक्सेस हो सकता है या उसकी पर्सनालिटी कहें तो लोगों से अलग हो सकती है। वो ये नहीं है कि डेडलाइन आती है, जैसे हम लोगों में ना कि कल अगर किसी चीज़ की लास्ट डेट है, तभी हम वो काम करना शुरू करते हैं, अदरवाइज़ 1 महीना से पहले से हम छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी-कभी हम लोग प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। और तीसरी और चौथी जो मैट्रिक्स है। दूसरी चीज़ें हैं कि हाउ टू सेट आजकल एक बात चलती है कि हम क्या करें कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क की बात की जाती है। बेसिकली स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क की बात की जाती है। तो कुछ लोग बेसिकली थ्योरिस्ट ने कहा कि इस हार्ड वर्क से ज़्यादा है कि हम कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, स्मार्टली अपने गोल को सेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम एग्ज़ाम में कॉपी लिख रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जब हम नौकरी में चले गए, वहाँ पे हम किस तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो बेसिकली स्मार्ट का जो उन्होंने एक्रोनिम है बेसिकली उसको लेके उन्होंने कहा कि जो गोल हो आपका वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और जिसको आप इजीली मेजर कर सके। मेजर का मतलब होता है कि उसे क्वांटिफाई कर सके एक नंबर में या फिर एक नंबर दे सकें ऑब्जेक्टिव ढंग से और वो ऐसा हो कि अचीवेबल हो कि एक दिन में हम इतना प्राप्त कर लेंगे, 1 सप्ताह में और फिर 1 महीने में, 1 सत्र में, 1 साल में मतलब छोटे-छोटे पहले कहते हैं ना कि गोल को हमेशा शॉर्ट टर्म में करना चाहिए, फिर उसको लॉन्ग टर्म में डिवाइड करना चाहिए और वो रियलिस्टिक हो। 2 तरह की पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग बड़े रियलिस्टिक होते हैं, मतलब यथार्थवादी होते हैं और कुछ लोग बड़े फैंटास्टिक होते हैं। फैंटास्टिक का मतलब होता है कि मतलब मैं ऐसा नहीं ऐसा कर दूँगा, अभी मैं ग्रेजुएशन करके निकलूँगा, पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम में बैठूँगा, यूपीएससी क्लियर कर दूँगा। आप लोगों के बीच में या हम लोगों के बीच में होते हैं दोस्त बड़ी-बड़ी बातें मतलब हमेशा करते रहते हैं और परीक्षा जब आ जाती है नज़दीक तो परेशान होके घूमते रहते हैं। या कोई नोट्स दे दो, कोई सिलेबस बता दो, कोई कॉपी दे दो और वो एकदम वो चीज़ें जो रियलिस्टिक है मतलब अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को देखते हुए गोल को सेट करता है, वो लाइफ में बहुत अच्छे ढंग से टाइम को मैनेज कर पाता है। टाइम बेस्ड हो, हर चीज़ के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए कि मैं इतने सप्ताह में, इतने दिनों में या इसको ज़रूर कंप्लीट कर लूँ। आप भले नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक सेट अगर आपने कर लिया कि आज दिन भर में मुझे इतनी काम करना है, तो लास्ट तक जाते-जाते आप लगभग 50 टू 60% वर्क ऑलमोस्ट डन कर चुके होते हैं। तो उस वे में आपकी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है प्रायोरिटीज़ हमें बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटीज़ अगर है, तो बेसिकली हम आगे काम कर सकते हैं। प्रायोरिटीज़ में जो अर्जेंट वर्क हैं और जिसको किसको पहले करना है, वो उसी मैट्रिक्स से मिलती-जुलती है। और डेडलाइन को बेसिकली कहते हैं कि जहाँ आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे अपने सामने पे डेडलाइन की चिप लगा दीजिए। आजकल लैपटॉप में स्टिकर या स्टिकी नोट्स आ जाता है डेस्कटॉप पे, इस तरीके से आप अपनी बातों को लिख सकते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, ऐसी चीज़ों को करना है या इनसे मीटिंग करना है, ईमेल करना है, ये चैप्टर करना है, इस टीचर से बात करनी है, असाइनमेंट सबमिट हर चीज़ों के लिए छोटी-छोटी लोग बहुत से ऐसे लोग को देखो कि जितने ऑफिसर्स होते हैं डायरी लेके साथ में चलते हैं। क्या कि डायरी के आधार पे उनकी प्रायोरिटीज़ फिक्स रहती है कि आज मुझे क्या-क्या करना है। तो अगर हमारे सर पास आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है आवाज़? हेलो कभी-कभी नेटवर्क का इश्यू होता होगा, आवाज़ तो अभी सबको आ रही है मुझे लगता है। आई एम ऑडिबल मेरी आवाज़ जा रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही है, यस सर। ओके। आ रही है। तो कंटिन्यू। प्रायोरिटीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर प्रायोरिटीज़ आपने डिसाइड कर ली कि मुझे क्या करना है, उसको डेडलाइन के साथ में कि इसको इस डेट तक और हमेशा कभी भी किसी चीज़ को आप डेडलाइन पे लेके मत जाइए। यदि आप अभी जैसे स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, मास्टर्स करेंगे, तैयारी करेंगे आप। तो क्या होगा कि अगर आप अभी से आदत डालेंगे चलो लास्ट डेट पे भर लेंगे, फॉर्म भर लेंगे या लास्ट डेट पे सबमिट कर देंगे चीज़ें, तो ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उसी तरीके से आप डिले पर्सनैलिटी की तरफ भाग रहे हैं, आप चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और दिन की जो शुरुआत हो वो कठिन कार्यों से करनी चाहिए। बेसिकली जब भी कोई ऐसा टास्क है जो आपको लगता है बहुत हार्ड है या नहीं कर पाते हैं आप,
तो वैसे काम को शुरुआत में ही दीजिए, उसको चैलेंज करिए अपने आप को कि नहीं मुझे ये काम करना है या इस चीज़ को सीखनी है या ये स्किल मुझे डेवलप करनी है। तो आप देखोगे ना कि बहुत चीज़ें आसानी से होती जाएँगी। तो और एक चीज़ हमने आपसे डिस्कस की थी उसमें कि जो बाधाएँ होती हैं उसमें, कि कैसे हम किसी को नहीं कहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर घर में जैसे आप हैं अगर कोई काम कर रहे हैं, तो आपको उस काम अगर ज़रूरी है तो आपको उसको सारी चीज़ों को अवॉइड करके उस पे फ़ोकस करने की कोशिश करना होगा। हर चीज़ के लिए यस सर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी सामने वाले को ऐसे ढंग से मना करिए कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और काम हो जाए। इसके लिए बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं साइकोलॉजी में बेसिकली इमोशन को मैनेज करने की बात चलती है। इमोशनल इंटेलिजेंट पहले के समय में क्या था लोग बोलते थे कि जो रैशनल होगा, रैशनल का मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ कि जिसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीजनिंग जिसकी बहुत हाई है, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। लेकिन समय के बढ़ने के साथ में लोगों ने कहा कि अगर आप मैथमेटिकल एबिलिटीज आपके पास में बहुत हाई है, लेकिन आप इमोशनली किसी की बातों को समझ नहीं पाते। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, क्लास में किसी को चोट लग गई, गिर गया। एक बच्चा जाके मतलब कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरी क्लास है। और वही दूसरा बच्चा क्या है, पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया, उसके चोट पे मलहम लगाया। तो क्या है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो क्या होगा कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट जैसे बहुत सी शिकायत होती है कि सर गर्ल्स का जो काम होता है वो टीचर या जो दूसरे लोग होते हैं बहुत ईज़िली कर देते हैं, मान जाते हैं बात। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनकी बातें नहीं मानी जाती है। ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। वो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंट का और इमोशनल इंटेलिजेंट की जो थ्योरी है या रिसर्चर है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। देखेंगे आप लोग जो जेंडर स्पेसिफिक बातें हैं ना, तनाव या डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो सबसे ज़्यादा गर्ल्स में पाया जाता है। लेकिन रिसर्चर कहती हैं कि जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वो मेल या बॉयज़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके पीछे ओनली एक ही रीज़न होता है कि इमोशनली इंटेलिजेंट फीमेल होती है इन कंपैरिजन टू द मेल। जैसे मम्मी है ना घर में रोज़ सबको डाँटती रहती हैं, लेकिन अगर कोई उनको कुछ बोल दिया तो वो तुरंत रोने लगेंगी या बहन है तो रोने लगेंगी। वो इमोशन को दबाते नहीं हैं, लेकिन मेल जो होते हैं रिप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हमें नहीं कैसे कहना है, इस चीज़ को सीखने की बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ी समस्या पाई जाती है हम लोगों के बीच में कि परफेक्शनिस्ट हर चीज को बहुत जब करते हैं या हाथ में लेते हैं सोचते हैं बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और उस चक्कर में पता चलता है कि हम नॉर्मल वर्क भी नहीं कर पाते। परफेक्शनिस्ट कोई नहीं है, कोई यहाँ कंप्लीट नहीं है। इसलिए चीजों को जो एक मन में डर रहता है ना कि फियर ऑफ मिस्टेक, कहीं गलती ना हो जाए, ये टाइम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या है कि नहीं पहले आप छोटी-छोटी चीज़ों को करना, गलत ही सही करना शुरू करिए, स्टार्ट कर देंगे, तो देखेंगे कि उसमें ऑटोमैटिक सुधार होने लगेगा। और इस तरीके से कई चीज़ें और एक है ऑर्गेनाइज्ड वे में रहिए। छोटी-छोटी बहुत बड़ी चीज़ों को फैंटेसी नहीं पालना है, लेकिन जो भी चीज़ें आपके पास हो इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वे में उस चीज़ को अगर आप रख रहे हैं, तो देखेंगे कि मतलब आपका टाइम एस्टिमेशन या जो आपने इम्पोर्टेंट, नॉन इम्पोर्टेंट या अर्जेंट है, वो बहुत होगा। तो उस तरीके से अब अक्सर एक और चीज़ आती है ना, यूज़ ऑफ वेटिंग टाइम। जैसे आप रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे चले गए, किसी का वेट कर रहे हैं, कोई आने वाला है, पता चलता है 4 घंटे ट्रेन लेट है, आप वहीं बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं। तो क्या करें? ये आपको डिसाइड करना है क्योंकि आपका गोल जो है स्मार्ट गोल है और आपको आगे भविष्य में कुछ करना है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठे हुए, तो उस समय आप अपने टाइम को कैसे रील देख के यूज़ करना है। आजकल तो सब 24 घंटे हम लोग मतलब सोने को अगर छोड़ दें 4 घंटे 5 घंटे, मतलब सोते भी हैं तो मोबाइल स्क्रॉल करते जा रहे हैं। और बहुत बच्चों में टीनेज में तो बहुत सी प्रॉब्लम लोगों के पास काउंसलिंग के लिए आती है कि पता चलता है बच्चा खाते वक़्त जब तक मोबाइल नहीं देखेगा, खाना ही नहीं खाएगा। सोते-सोते आँख से पानी आ रहा है तब सो जाएगा और सुबह उठेगा तो फिर मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो वहाँ ऑफ़िस में बैठे हुए हैं तो उसको कैसे करेंगे? कहीं आप बाहर हैं,
तो वो आपको आपके पास कोई बुक होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें छोटे से या आपने कोई नोट्स रख लिया है या जो कुछ भी आप फ़ोन में भी आजकल बहुत से चीज़ें हैं पढ़ने के जो साधन हैं, तो उसका कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है, अदरवाइज़ आप टाइम को एस्टिमेट नहीं कर पाए। और कमिटमेंट या टाइम मैनेजमेंट की जो बात होती है, तो डेली पहले शुरुआत में करेंगे, जैसे लोग बोलते हैं टाइम टेबल बना के पढ़ो या करो, तो बहुत लगता है कि अरे! ये तो बहुत बेकार है, ये क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, रोज़ एक ही चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, अगर आप उसको डिलिजेंटली करेंगे ना, देखेंगे कि आपके अंदर एक आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, क्योंकि टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट 10 से 15 मिनट आप एक प्लान करने, क्योंकि कभी हम प्लान नहीं बनाते हैं अपने यहाँ कि आज मुझे क्या करना है। जो सामने मिल गया वही काम शुरू कर देते हैं, वही दिन भर करते रहते हैं और पूरी चीज़ें निकल जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपने बहुत हाई गोल लिया है कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है या किसी, तो आपके लिए टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। क्लियरली टास्क को बहुत ईज़ी वे में डिफाइन करिए, उसको डेडलाइन क्रिएट करिए और जो ज़रूरी काम है, उस पे फ़ोकस करने की कोशिश करिए। छोटे-छोटे स्मॉलर सेक्शन में काम को बाँट लीजिए और उसी के आधार पे टाइम आप अपने आप को दे दीजिए। यूज़ रेगुलर ब्लॉक ऑफ टाइम, ब्लॉक वाइज़ भी टाइम को बना के रखिए कि मतलब मुझे इतने घंटे 6 घंटे पर्सनल वर्क में देना है, 6 घंटे पढ़ाई में और 6 घंटे स्कूल में, 6 घंटे सोने हैं। तो आप अपने वर्कलोड को क्या कर रहे हैं? डिवाइड करके रखे हुए। तो इससे चीज़ें आपकी बहुत निखर के सामने आएँगी। ये तो पर्सनैलिटी की तो जब बात आप लोग कर रहे थे, बेसिकली व्यक्तित्व विकास में जो चीज़ें आती हैं कि ये बेसिकली बोलने, सोचने, शरीर, हाव-भाव, खान-पान, वो चीज़ें सब कुछ टाइम से जुटा है कि हम किस तरीके से थिंक कर रहे हैं, किस तरीके से स्पीक कर रहे हैं, कैसे हमारी शारीरिक वेशभूषा है, किस तरीके से हम अपने आप को दिन-प्रतिदिन विकसित करते जा रहे हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को कहीं न कहीं उभारने में बड़ा मदद करती है। और हर व्यक्ति की एक नेचर होता है ना कि वो जिस जो भी सामने मिलता है मिलते हैं, तो उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं, जिससे हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। लेकिन वो बेसिकली नहीं, अपने अनुसार आप चीज़ों को जो आपका व्यक्तित्व है उसके अनुरूप अगर काम कर रहे हैं आप, तो आप लाइफ में जल्दी सक्सेस हो जाएँगे। बल्कि आप छवि बनाने की कोशिश मत करिए। जो आपका फॉर्मेट है, जो फॉर्मेशन है, वो एक्चुअल फॉर्मेट रहेगा। अब सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि सही ढंग से अपनी बातों को रखने का प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज़ जैसे कहा जाता है ना कि यस्टरडे इज़ ए हिस्ट्री, टुमारो इज़ ए मिस्ट्री, बट टुडे इज़ अ गिफ्ट दैट अवाइट्स इन द प्रेज़ेंट। मतलब प्रेज़ेंट में हर चीज़ को प्रेज़ेंट में रहने की आजकल बहुत से देखेंगे माइंडफुलनेस, ये मेडिटेशन की हुँ। प्रैक्टिसेस की जाती है। वो सारी चीज़ें क्या है कि हम कैसे प्रेज़ेंट में रहें, सब कुछ प्रेज़ेंट। अगर आपका अच्छा प्रेज़ेंट है, तो आपके पास कोई शिकायत नहीं होगी। आप भविष्य के साथ में भी कोई बाधा नहीं होगी, आने वाला समय भी सही होगा, पास्ट से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। तो उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी। आज के लेक्चर में सारे बच्चों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में और टाइम मैनेजमेंट का जो है विद्यार्थियों के लिए और हम सबके जीवन में क्या महत्व है। सर आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज़ नहीं जा रही है? सर आ रही है। कुछ बच्चों का आ रहा है सर। नेटवर्क इशू होता है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत सारे बच्चों की कुछ प्रश्न हैं। जिनका प्रश्न है वो अपना नाम और अपना नाम बताकर और कॉलेज अपने क्लास बताकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो। उन प्रश्न जब तक पूछते हैं तब तक मैं एक थोड़ा छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो है इस लेक्चर के बारे में 2 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा। सर धीरे-धीरे आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब नेटवर्क का इशू है तो हो सकता है। 1 मिनट। नहीं, अच्छा तो आ रहा है। अच्छा ठीक है, मेरी बात पहले सुनिए आप लोग। ठीक है, बात ये है कि आज के हम लोग लेक्चर में समय प्रबंधन के संबंध में लेक्चर
का आज ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें आने वाले परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं विशाल जी से चाहूँगा कि 2 मिनट में एक छात्र होने के नाते छात्रों को का एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है, तो जो है वो अपना परीक्षा हॉल में किस प्रकार से बेहतर एक समय का प्रबंधन करें, क्योंकि लगभग जो पैटर्न है सीबीसीएस का ही है। तो अगर 2 मिनट आप इस पे अपनी राय रखें। थैंक यू, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को कल के एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग बेहतर करें परीक्षा हाल में। जनरली क्या होता है कि परीक्षा हाल में अगर आप टाइम को एस्टिमेट, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि एक जनरली हम लोगों का ऑब्जर्वेशन होता है कि जैसे क्वेश्चन पेपर पा गए तो किसी तरीके से वो कॉपी लिखना शुरू करी। तो क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली बटे होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं 60 एमसीक्यू टाइप में होते हैं, कुछ 60 टाइप में होते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। जो 60 टाइप होता है लगभग 200 वर्ड में, और लॉन्ग टाइप लगभग 500 वर्ड या 400 वर्ड में लिखना है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे एमसीक्यू तो कर लिया उन्होंने, और दूसरी जो 60 टाइम है उस पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिखना शुरू किए चाहे जैसे भी, तो उस पे बहुत ज्यादा अपना टाइम दे देते हैं। पता चला कि आपको देना चाहिए था 10 मिनट, लेकिन आप 20 मिनट 25 मिनट लिख दिए। तो लॉन्ग आंसर के लिए जो 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए आपके पास तो टाइम ही नहीं बचा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पाते ही हम क्या करें कि बेसिकली क्वेश्चन पेपर पाते ही अ, हम लोगों का होना चाहिए कि एक सरसरी निगाह से सभी क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें, और शुरुआत एक सेक्शन वाइज से करें। एमसीक्यू या बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसको आप लिख लीजिए, और फिर 60 टाइम के लिए टाइम का कर दीजिए कि मुझे 10-10 मिनट देना है, या इस तरीके से अगर किया तो 10 मिनट के लिए अगर 3 क्वेश्चन है 60 टाइम पे, तो आपके पास चला जाएगा आधे घंटे का टाइम, आपने उसके दे दिया। और 20-20 मिनट का अगर 3 लॉन्ग टाइप में लिखा तो आपका लगभग 60 मिनट उसमें। तो अगर 2 घंटे का पेपर है तो 30 मिनट आपने वहां, जितना टाइम हो टाइम के अकॉर्ड सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पाते ही उसी तरीके से आपको करना। अदरवाइज क्या होगा, लॉन्ग टाइप के लिए आप पता चला कि आपके पास समय ही नहीं बचा, वो 10 मिनट में आप समराइज कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। दूसरी जो चीजें आती हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो टाइम को लेके या क्वेश्चन पेपर राइटिंग समय, जो पेपर आ नहीं रहा होता है उसका क्वेश्चन पेपर डाल के छोड़ देते हैं बाद में दूसरे को। ऐसा मत करिए, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा उसका लिखने की कोशिश करिए, उसको डाल के, तब आपका इफेक्टिवली चीजें जाएगी। और कुछ टाइम रिजर्व रख लीजिए कि 20 मिनट में मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर। अदरवाइज हम लोग कॉपी छीनना पड़ता है कि नहीं, आप दीजिए आप दीजिए आप दीजिए, तो आपका पूरा मेंटल सेट गड़बड़ा जाता है। तो ये रहा आप लोग के आने वाले परीक्षा के संबंध में, परीक्षा हॉल में आप लोग किस तरह से बेहतर अपना समय का प्रबंधन करें। और अब किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो या कुछ अपनी बात रखना चाहता है समय प्रबंधन के संबंध में, या व्यक्तित्व विकास में जो आने वाली जो चुनौतियां हैं समय प्रबंधन के अलावा भी, एक इमोशनली या फिर करियर से संबंधित कोई भी आपको कुछ सर से अगर कुछ पूछना है तो आप अपना नाम बताकर प्रश्न पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम मनीष पटेल है। जी मनीष। अक्सर कोई भी बड़े लोगों को देखकर घबराहट मन में उत्पन्न होने लगता है उनके सामने बोलने में, तो इसको कैसे दूर करें? देखिए मनीष, बेसिकली ये आपके साथ ना एक फोबिया है, इसको बोलते हैं बेसिकली फोबिया होता है। फोबिया एक एंजाइटी, जिसे चिंता बोलते हैं, चिंता का प्रकार है। ये क्या होता है ना, जैसे कुछ लोगों को होगा कि इंटरव्यू देने जाना है या किसी के सामने, तो बार बार पसीना आने लगेगा, बार बार बाथरूम या टॉयलेट जाना पड़ता है, या स्टेज पे बोलने के लिए या क्लास में बोलना है या प्रश्न पूछना है, तो आती हुई चीजें उनको पता है कि इसका क्या जवाब हो सकता है, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, डरते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मैं गलत हो जाऊंगा तो कहीं मेरा मजाक ना उड़ा दें। तो ये बेसिकली क्या है ना कि मनीष जी, एक तरह की फोबिया है ये। बेसिकली इसको स्टेज फोबिया के नाम से जानते हैं, या सोशल फोबिया होती है। इसको दूर करने के लिए आपको अपने अंदर थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप, कि
आज से एक नहीं, मैं डरूँगा नहीं, मैं अपनी बातों को पूछूँगा। आप लिख के बोलना, मतलब पहले से लिख लीजिए अपनी प्रॉब्लम को और उनसे हुँ। कहिए। तो कनेक्ट करने की, ये अपने मन से निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। यही एक बड़ा इसके पीछे फैक्टर होता है कि मैं कहीं गलत हो जाऊँगा तो लोग मेरे बारे में मज़ाक उड़ाने लगेंगे, कहीं मेरा चीज़ें गलत ना हो। इस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कॉमन है, बहुत से लोगों में पाई जाती है, लेकिन ये प्रैक्टिस से दूर की जा सकती है इस फोबिया को। थैंक यू सर। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। हाँ, रोशनी बोलिए। सर हेजिटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं? एक-एक करके आप लोग प्रश्न पूछिए। हाँ, दीपक कुमार, आप सर पूछिए। हेजिटेशन को दूर कैसे कर सकते हैं? हाँ, हेजिटेशन, थोड़ा और अपनी प्रॉब्लम को बताएँगे? हेजिटेशन किसे कहना क्या चाहते हैं आप? जैसे कि कोई प्रश्न पूछता है तो घबराहट मन करता है। ये लगभग एक ही हुँ। तरह, हाँ। हाँ, हेजिटेशन जो आप कह रहे हैं कि मतलब आता हुआ चीज़ है, लेकिन हम लोग डर रहे होते हैं कि मैं पूछूँ, ना पूछूँ, सामने वाला क्या सोचेगा? हेजिटेट होते रहते हैं बात करने से। ये भी बेसिकली एक हमारे अंदर जो वातावरण से जो चीज़ें आप सीखे हुए हैं, जिस आपकी जैसी संगति होगी या घर परिवार से रह रहे हैं, वो हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पूछिए, गलत ही सही, आपको लग रहा है कि सामने वाला क्या सोचेगा या क्या नहीं, आप अपनी बात को रखिए, टूटे-फूटे शब्दों में ही कहिए उसे और धीरे-धीरे देखेंगे कि ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी। वो भी पिछला प्रश्न से ही संबंधित जी। हेजिटेशन है, हम अपनी बात को कैसे रखें। हाँ, रोशनी कुमारी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। किया हुआ क्वेश्चन आवाज़ थोड़ा, प्रश्न अच्छे से नहीं आ पाया, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू लग रहा है। सर बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं। उनका नेटवर्क मुझे लग रहा है अभी इश्यू है। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? कुछ पूछ रही थी कि पॉलिटिकल साइंस में कैसे, ऐसे ही कुछ। जी। नेटवर्क ही नहीं है, उनका आवाज़ ही पूरा पॉलिटिकल साइंस में भी सुना, लेकिन इसके आगे उनकी आवाज़ जो है पता नहीं, और माइक भी उन्होंने म्यूट कर लिया। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ, जी। मंजीत बताइए। जी सर, मेरा नाम मंजीत सिंह यादव, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ, मेरा मास्टर चल रहा है। यस, जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मैं मतलब मेरा जैसे एक आपने बोला कि एक टाइम टेबल लोग बनाते हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे साथ है, मैं अपना एक टाइम टेबल बनाता हूँ कि मुझे इतने घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है, इतने घंटे और सिलेबस पढ़ना है, और इतने घंटे मुझे टाइपिंग करना है, और कुछ ऐसी चीज़ मतलब अपना एक टाइम टेबल बना के रखा हूँ। लेकिन मेरे साथ क्या होता है ना कि थोड़ा पढ़ता हूँ तो ऐसा मन में ख्याल आता है कि लाइए थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, और थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फ़ोन देखते हैं, फिर हम अपने आप को सोचते हैं नहीं हम कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं देखना चाहिए, हमें क्यों रील्स देखना चाहिए। और क्या होता है सर मेरे अंदर, और जैसे मैंने अभी अपना एग्ज़ाम कोई दे के आया, मेरा पॉइंट से नहीं हुआ, तो मुझे मतलब कहीं न कहीं मुझे एक टेंशन होती है कि क्यों, क्या मैं कहाँ गलतियाँ किया, और मेरा क्यों नहीं पॉइंट्स नहीं, अभी मैंने सर एक बैंक का पेपर दिया, मेरा पॉइंट्स नहीं हुआ, तो मुझे अभी भी टेंशन है कि मैं कैसे, कहाँ मेरा वो हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्या मेरी किस्मत है। तो यही सब सर मेरे मन में चलता रहता है, तो सर इसका थोड़ा अच्छे से बताइए। बहुत-बहुत पहले तो मंजीत जी आपको ढेर सारी बधाई कि आप वहाँ से कर रहे हैं। तो मंजीत जी, जो आपने थैंक यू प्रश्न सर। पूछा बहुत है कि बेसिकली आप टाइम टेबल बना लेते हैं, सारी चीज़ों को कर लिए हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये आपका है। क्यों? जी सर, क्योंकि आप टाइमली मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, मतलब हाँ। 1 घंटा पढ़ा तो ऐसा लगता है लाइए 2 मिनट रील्स देख लेते हैं, तो वो 2 मिनट के चक्कर में सर मेरा 5 मिनट वेस्ट हो जाता है।
जी, जी। तो सबसे पहले क्या है कि जो जब भी आप पढ़ने बैठिए तो कोशिश ये रहे कि अपने पास फ़ोन मत रखिए, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा दूर उठा के अलमीरा में या ऐसी जगह रख दीजिए कि चीज़ें और देखिए बीच-बीच में थोड़ा-से आप टहल लीजिए। जैसे 1 घंटा आप कह रहे हैं कि पढ़ने के बाद, पढ़ने के लिए 30 से 40 मिनट का एक एक सीटिंग आप बैठिए, तो पढ़िए 40 मिनट, फिर उसके बाद थोड़ा टहल लीजिए, पानी पी लीजिए और देखना है 2-4 मिनट अगर आप कर रहे हैं तो वो सही है। लेकिन कभी-कभी वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 1 घंटा पढ़ने के बाद अगर 2 मिनट मोबाइल के लिए उठाया, तो हम 2 घंटे मोबाइल स्क्रॉल करने में, तो वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। तो पहला तो ये कोशिश करिए कि जो आपका गोल हो कि आज मुझे ये पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, नेट के लिए पढ़ना है, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए पढ़ना है। तो बहुत बड़ा मत बनाइए, एक छोटा-छोटा बना के कोशिश करिए कि आज मुझे इसको कंप्लीट करना है। मत कभी-कभी होता है बहुत बड़ा बना लेते हैं कि आज पूरे दिन भर मुझे इतना करना है, लेकिन उतना कर नहीं पाते। तो स्टेप बाय स्टेप चलने का है कि छोटे-छोटे गोल बनाइए और फ़ोन या मोबाइल फ़ोन जो भी आपके पास है इंटरप्शन का, उसको थोड़ा से दूर रखिए कि जब तक आप मतलब पास में रहेगा तो तुरंत उठा लेंगे और 2 मिनट पढ़ेंगे, 1 घंटे मोबाइल फ़ोन चलता है। तो थोड़ा दूरी रहेगी हुँ, तो आपका इंस्ट्रक्शन कम होगा और जब तक ज़रूरी नहीं हो थोड़ा-से स्ट्रिक्टनेस लाइए कि नहीं बिना काम का मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा। तो इस पे तो बहुत चीज़ें हैं क्योंकि इसके पीछे कई चीज़ें हैं। आपकी पर्सनल लाइफ़ कैसे चल रही है, क्या चीज़ें हैं। आजकल फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है कि बिना इसके कोई मतलब खाना नहीं मिले लेकिन फ़ोन बहुत एक एडिक्शन हो गया है। हुँ। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ने बोला डब्ल्यूएचओ ने पूरा एकदम मतलब एक बीमारी हो गई है बच्चों में या हम लोगों के आने वाले समय में बहुत घातक हो और ये लीड कर रहा है तनाव, डिप्रेशन और आप जो कह रहे हैं ना कि छोटे-छोटे नंबर से मैं रुक जाता हूँ। तो उसके लिए घबराइए नहीं। देखिए ये आप लोगों के सामने जो हम लोग हैं ना, हम लोग भी राजाराम और यहीं से आए हुए हैं और कोई ऐसा नहीं है कि एकाएक उठ के यहाँ आ गया है। बहुत अटेम्प्ट सभी लोगों ने अपनी-अपनी लाइफ में किया है। तो कभी हिम्मत मत हारिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप मतलब कहावत है ना कि कछुए और खरगोश की रेस है टाइम मैनेजमेंट। तो आप लगे रहिए, जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक लगे रहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसे-ऐसे लोग हैं 14 अटेम्प्ट में 14, 15 या 10वीं हुँ, बार में निकल जाता है। तो हिम्मत से काम लीजिए। आप लोग बहुत अच्छी जगह है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक एनवायरनमेंट लेकिन होपलेस मत होइए। होपलेस जिस दिन हो जाएँगे ना, कहते हैं एक कंडीशन आ जाती है जिसको बोलते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस, सीखी हुई निस्सहायता सबसे ज़रूरी। जब हमारे मन में लगता है ना कि अब ये काम हमसे नहीं होगा, अब भगवान भरोसे है। ये एक बीमारी की तरह से है। मार्टिन सेलिग्मैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था लर्न हेल्पलेस मतलब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अब हमसे ये नहीं होगा। लेकिन आपको बार-बार प्रयास करना है कि नहीं हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट में आप सक्सेस हो जाएँ। और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मंजीत जी। हार्ड वर्क करते रहिए, पक्का है कि आपको चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि कभी-कभी हमें अपने संकल्प शक्ति को भी टेस्ट करते रहना चाहिए। जी। कहा गया है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। जहाँ हमारा संकल्प कमज़ोर होता है, हम तमाम चीज़ों मतलब भटकाव वहीं से शुरू हो जाता है। जहाँ संकल्प शक्ति कमज़ोर हुई, वहाँ हम दिशाविहीन हो जाते हैं एक तरह से। और वो जहाँ दिशाविहीनता आती है, हमें वो समय नियंत्रित करने लगता है। तो इस चीज़ का मतलब भी आपको दूसरे से गवर्न नहीं होना है, हुँ, खुद से आपको डिसाइड करना है कि कैसे मेरा रोल मॉडल आपको खुद बनाना होगा और उसको फॉलो करिए। और किसी का कोई प्रश्न है? जी सर, थैंक यू सर। सर आप सर बनारस से सर हैं क्या? मतलब बीएचयू से क्या चल रहा था सर आपका? अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। अभी मैं विशाल यादव मैं वहीं से बीएचयू से ही बीए, एमए, पीएचडी और कुछ एमएमबी में मैं पढ़ाया भी हूँ और मैं एक डीएसटी के मेजर प्रोजेक्ट में जेआरएफ भी रहा बाद में पीएचडी के बाद में। तो काफ़ी लंबा 10-12 सालों का सफ़र रहा है वहाँ से। जी, बिल्कुल। और किन्हीं थैंक का यू कोई सर। कोई प्रश्न है? और किन्हीं का कोई सर प्रश्न है? मेरा एक क्वेश्चन था। जी, पूछिए। यस सर। शॉर्ट में ही पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर हमें अपने तैयारी के साथ-साथ क्या जैसे कोई प्लान बी को भी सोच कर रखना चाहिए जो हमें आगे काम करे? बिल्कुल संदीप जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि
विकल्प हमेशा अल्टरनेटिव अपने पास रखिए, क्योंकि जो प्रिपरेशन वाली लाइन है या रिसर्च की, आपने एक चीज डिसाइड कर ली कि मुझे यही करना है। सपोज दैट जान रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो सिविल की प्रिपरेशन करते हैं, आप इलाहाबाद चले जाइए या दिल्ली चले जाइए, देखेंगे बहुत लोग हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक हमेशा अल्टरनेटिव यदि रहा, अगर आपने डेडिकेट कर लिया कि नहीं मुझे यही करना है, तो हो सकता है आप भी मानते हैं कि हर चीज का कोई 100% नहीं है। तो अगर नहीं मिला, तो अगर आपने अल्टरनेटिव नहीं रखे होंगे, तो आप अचानक से तनाव में आ जाएंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे। तो अगर बैकअप रहता है ना, तो वो हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि चलो एक बार देते हैं, यदि ये नहीं हुआ तो बैकअप तो मेरे पास है ही। तो हमेशा अल्टरनेटिव पे ध्यान दीजिए, इसीलिए ये आपको हमेशा काम करता है। जैसे साइड से जो प्रिपरेशन करने वाले होते हैं, तो डबल ग्रेजुएशन, बीएड कर लिए, या कोई ऐसी चीज रखते हैं कि अगर मैंने 2-4 साल वहां इन्वेस्ट किया, अगर वहां नहीं होगा तो मैं टीचिंग लाइन में आ सकता हूँ, पीएचडी कर सकता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है संदीप। जी सर। जी, अब हम मुझे लगता है कि थैंक यू सर। लगभग समय पर बंधन और आप लोग की जो बेसिक क्वेरी थी, वो सारे विशाल जी ने अपने स्तर पे पूरी तरह से फुलफिल करने का हेलो प्रयास किया। और आप लोग कभी भी जुड़ सकते हैं, सर हाँ, के साथ हम जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। कभी भी कहीं भी। आजकल सोशल मीडिया में कोई किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं है। कोई प्रश्न नहीं, अगर कोई 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहता है तो वो कह सकता है। मोनू सिंह कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, यस सर, मैं रूबी कुमारी, मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस 24-28। मेरा क्वेश्चन है कि मैं कितना भी पढ़ लूँ पूरे साल, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो इतना घबराहट होता है कि आया हुआ क्वेश्चन भी मैं भूल जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि अभी टेंशन हो रहा है, कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है। इसीलिए इस लेक्चर इसको को आज ऑर्गेनाइज किया गया है कि आपके हाँ, स्ट्रेस को देखिए दूर किया जाए। रूबी जी, बेसिकली जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया कि सर मुझे हेजिटेशन होता है या कुछ चीज़ों को मैं रख नहीं पाता हूँ। उसी तरीके का एक, अगर ये अंततः ज़्यादा हो रहा है, पसीना आना ऐसे, इसको बेसिकली साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं पैनिक अटैक आना। बेसिकली चीज़ें सब कुछ पता है, सारी चीज़ें, लेकिन जैसे ही हम फेस करने जाते हैं ना, तो पूरी तरह से घबरा जाते हैं। ये भी एक एंजाइटी का ही प्रकार होता है बेसिकली। एक चिंता हो जाती है कि पता नहीं मैं अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं, चीज़ों को रख पाऊँगा कि नहीं, मैं पास हो पाऊँगा। चीज़ें सब कुछ पता है, वो सारा चीज़ें रूटीन से किए हुए। लेकिन और इसके पीछे 2-3 चीज़ें होती है पैनिक अटैक आने की। एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत से होते हैं, और कुछ पर्सनल लाइफ में यदि आपके डिस्टर्बेंस चल रहे हैं फैमिली में या आपके लाइफ में, तो ये कहीं न कहीं क्या होता है कि हम कहीं और का तनाव रिप्लेस कर देते हैं, और जब परीक्षा आती है या कोई कठिन काम होता है, तो उस समय हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और होती है, रिप्लेसमेंट कहीं और होता है। तो रूबी, आप इसके लिए क्या है ना कि थोड़ा-से अपने आप को देखो, आपके आस-पास जो भी लोग हैं, उसकी काउंसलिंग कभी एक सेशन ले लो कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कॉमन नहीं है। क्योंकि ये बार-बार आपके साथ में हो रहा है, आप बता रहे हैं कि अच्छे से मैं पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, फिर भी बार-बार हो रहा है, तो दैट्स द नॉट कॉमन। ये पैनिक अटैक का ही एक लक्षण होता है, और एक आध बार आपको देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। होने का पीछे मैं बताया ना कि कोई तनाव होगा जो रिप्लेस करता है चीज़ों को यहाँ पे। और पैनिक यस अटैक सर, थैंक पैनिक अटैक का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है? थैंक यू सर। पैनिक अटैक का सुपरलेटिव डिग्री होता है हार्ट अटैक। ठीक है? तो उतना स्ट्रेस नहीं लेना है आप लोग को। नहीं, ठीक है? पैनिक अटैक बेसिकली एक, अगर उससे मत जोड़ के देखिए, ये साइकोलॉजी में बेसिकली एंजाइटी का एक प्रकार होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अचानक से क्या होगा ना कि घबराहट होगी, पसीना आ जाएगा, और चीजों को लगेगा कि कुछ चीजें नहीं है, सीने में दर्द होगा, लेकिन उसका फिजियोलॉजिकल कोई सिम्टम नजर नहीं आता है। वो बेसिकली साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर में हमारे प्रिंसिपल सर। सर, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूँ। इसको साइकोलॉजी के टर्म में डिस्ट्रेस ना कह के यूस्ट्रेस बोलते हैं, जो कि हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे हम और नेक्स्ट टाइम मोटिवेट होते हैं, जो भी हमारा गोल है
उसमें ऐड ऑन करते हैं, चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती हैं, बेटर होती है। मैं सुन रही थी बहुत देर से, मैं सोची थोड़ा मैं भी कुछ बिल्कुल। वैसा करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन जॉइन करके मुझे। मैं नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन लास्टली जब ये चीज़ें पैनिक अटैक और बाकी चीज़ों पे शिफ्ट हुई, तो मुझे लगा एक पॉइंट मैं ऐड ऑन कर दूँ। ये बिल्कुल। बेसिकली यूस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस नहीं है, यूस्ट्रेस है। कोई भी मैम मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सजेशन के लिए। लेकिन स्ट्रेस बेसिकली मैम दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है डिस्ट्रेस और दूसरा है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसा तनाव जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ता है। और डिस्ट्रेस या जो पैनिक अलग चीजें हैं, वो थोड़ा ऐसा है कि जब अगर आप स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और डिस्ट्रेस क्या है कि तनाव इतना ज्यादा आप ले लिए कि अच्छा कर ही नहीं पा रहे हैं, और बच्चा क्या हो रहा है, घबरा जा रहा है, वो एकदम एक लिमिट से बियॉन्ड चला जा रहा है। दैट्स द तब वो कंडीशन आती है जिसको बोला जाता है पैनिक या डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइटी। बिल्कुल, स्ट्रेस बिल्कुल। क्या है कि हमें किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है कि अच्छा करिए। जैसे पॉजिटिव। परीक्षा में अगर तनाव नहीं लेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे, अच्छा नंबर नहीं। लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड अगर ग्राफ चला गया तो वो बड़ा घातक होता है। मैम आप बिल्कुल। बहुत अच्छा वही आपने थिंक सजेशन दिया। करना मुझे लगा मैं ये ऐड ऑन कर दूँ, बच्चों के लिए ये बिल्कुल। ज़रूरी है हाँ, कि वो लिमिट वो को बेसिकली जाने। तनाव में होता है मैम। मेरे पास एक, अगर आप एक सेकेंड में आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली आप जो आप मैम इसकी बात कर रही थी, ये बेसिकली यू स्ट्रेस या डिस्ट्रेस बोलते हैं। ये जो जोन होता है ना, यहाँ तक अगर ये गया जहाँ आइडियल जोन है, इसको बेसिकली यू स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और ये जब बिल्कुल। बर्नआउट की कंडीशन में जाता है तो जिसको डिस्ट्रेस की कंडीशन बोली जाती है। जो ये नेगेटिव होता बेसिकली, है। और ये यही है, यू स्ट्रेस हमेशा हमें किसी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यू स्ट्रेस है। लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा हमने ले लिया तो वो कंडीशन क्या होगी, हमें तनाव में डाल देती। ये बेसिकली है यू स्ट्रेस। और ये वाली कंडीशन जो होती है जोन ऑफ डिल्यूजन या पैनिक अटैक, मतलब अब कर ही नहीं पा रहे हैं आप अच्छा, तो ये डिक्लाइन कर रहे बेसिकली हैं। डिस्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो चलिए, आज मैंने थोड़ा लेट जॉइन किया था, सॉरी फॉर नहीं, डिले। नहीं, यहाँ पे सॉरी की मैं कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं है। नहीं मैम, दैट्स द इंटरेक्शन। बिल्कुल, ये ये बहुत इंटरेक्शन अच्छी है। चीज है। हमारे अंदर जो भी कन्फ्यूजन है, हम लोग एक साथ बैठ के बातें करेंगे तो कन्फ्यूजन का जो सही जो इम्प्लीकेशंस होगा, सही जो उसका जो सॉल्यूशन या कंक्लूजन होगा, उस पे हम लोग को आना है। तो हमारे सबके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाउट फॉर्म्स नहीं होते हैं, जब वो समराइज होता है तब वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होता है। आगे भी ऐसे सेशंस आप ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं बिल्कुल, जुड़ना बिल्कुल, चाहूँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, आगे भी ये लेक्चर सीरीज है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन सोनम कुमारी आप पूछिए, और आप लोग क्वेश्चन लिख के रखा करिए कि तुरंत आप लोग पूछ पाए, बहुत फिर सेशन लेट होता चला जाता है। प्लीज जल्दी पूछिए। सर मेरा सेशन है 22-25। मेरा फर्स्ट ईयर में 2 विषय में प्रमोटेड है और सेकंड ईयर का एग्जाम निकल जाएगा, तो मैं थर्ड ईयर का एग्जाम दे सकती हूँ? फर्स्ट ईयर का क्लियर करूंगी कि थर्ड ईयर का? तीनों ईयर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप प्रमोटेड हैं तो, ठीक है। नहीं, ये फर्स्ट ईयर अगर इसका क्लियर नहीं है तो फॉर्म ही नहीं डल पाएगा ना। पहले फर्स्ट ईयर का इनको फॉर्म डालना पड़ेगा, इनका क्लियर जब हो जाएगा तब ये फाइनल ईयर का आप जो है आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो भी होगा आपको काउंटर से पता चलेगा। उतना इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास भी नहीं रहता है, क्योंकि मेरे पास है एक्चुअली, मैं ये डील कर रही हूँ इसलिए मैंने बता दिया। वैसे काउंटर से आप पूछ लेना, लेकिन हमारे पास जो फाइनल ईयर के फॉर्म वही बच्चे भर पाते हैं जिनका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो। सेकंड में अगर क्रॉस है तो वो फॉर्म डाल सकता है, सेकंड और थर्ड एक साथ डाल सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए। उसमें प्रॉब्लम है तो नहीं। कोई एफिडेविट या शपथ पत्र देकर उसे भरना होता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, फिलहाल तो नहीं था ऐसा कुछ। ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर क्लियर करना पड़ेगा, देन दे कैन प्रोसीड। थैंक यू। अब हम लोग प्रोग्राम के आखिरी कड़ी पे पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे प्रिंसिपल सर जुड़े हैं। प्रिंसिपल सर,
आप आप सभी लोग को बहुत बहुत नाम सर। नमस्कार और संदीप जी का आभार महाविद्यालय की तरफ से और मेरी तरफ से भी जी कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं तो मेन लेक्चर नहीं सुन पाया। सर संदीप जी को यात्रा में पता थे है, थोड़ा सा। हाँ, तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन से जुड़ा हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन विशाल जी आपने इतने अच्छे ढंग से टैकल किया कि बहुत सारी जो समस्याएं हैं एकदम कॉमन प्रॉब्लम है और लड़के बहुत अच्छे तरह से अपनी बातों को रख रहे थे। तो एक मैं समझता हूँ कि संदीप जी और आप लोग का जो प्रयास है ये लड़कों को जोड़ करके समझाने का, एक तरह से स्ट्रेस से निकालने का आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं। जी सर, तो इसके लिए आपके निर्देशन में सारा कार्य हो रहा है सर। हाँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोग जो तनाव आता है, तो मेरा जो अनुभव है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं कि हमको ये प्राप्त करना है, तो हम रिजल्ट पर ज्यादा फोकस हो जाते हैं और अपने कार्य पर कम फोकस होते हैं। इसके चलते तनाव बढ़ता है। तो जो गीता में कहा गया, जो हमारे यहाँ पूरे शास्त्रार्थ परंपरा में है, जो कि भाई कर्म किए जा, फल की चिंता नहीं कीजिए। तो फल की तो चिंता करनी है, लेकिन उसको एक फैक्टर नहीं बनाइए अपने अध्ययन के समय में या कोई भी जब कार्य कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से स्ट्रेस को आपको 90% रिड्यूस कर देगा। और इस तरह की प्रोग्राम और आप लोग आयोजित करें, यही मेरी कामना है और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आप सभी को। धन्यवाद। सो मच सर, आपके मार्गदर्शन के मैं कार्यक्रम के अंत में हमारे जो सीनियर मोस्ट टीचर वर्मा सर भी जुड़े हुए हैं। वर्मा सर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? सर, वर्मा सर? हमें लग रहा है सर का माइक म्यूट है। तो प्रिंसिपल सर के आदेशानुसार अब हम लोग का लगभग कार्यक्रम 1 घंटा से अधिक समय तक चला। सर को मैं बता दूं कि इसमें 60+ बच्चों ने ज्वाइन किया था शुरू से लेकर अब तक। लास्ट तक अभी लगभग 50% बच्चे 35 के करीब ज्वाइन किए हैं सर। तो इस व्याख्यान माला का ये सर 18वां लेक्चर है। इससे पहले भी करीब 17 लेक्चर हुए हैं विभिन्न विषयों पर, विभिन्न टॉपिक से संबंधित और छात्रों के सिलेबस से संबंधित सारे लेक्चर किए गए हैं। और आज का लेक्चर समय प्रबंधन इसलिए रखा गया था क्योंकि कल से एग्ज़ाम भी शुरू हो रहा था। ये बच्चों के लिए और उपयोगी होगा। और इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से विशाल जी ने छात्रों के मध्य रखा और करीब 25 मिनट से ज़्यादा तक क्वेश्चन आंसर आवर चला। काफ़ी सारे सजेशंस और क्वेश्चन भी विशाल जी को सामने प्रस्तुत हुए और बहुत अच्छे से छात्रों ने इसमें पूरा सहयोग दिया। और इसी के साथ संदीप जी, मैं सभी श्रोताओं को बता दूं कि जगलाल चौधरी कॉलेज में आज मेरा पहला दिन रहा। नोटिफिकेशन पहले हुआ था, लेकिन आज ही मैंने वहां पर प्रभार संभाला है और महाविद्यालय में आकर के बहुत अच्छा लगा। जितने लोग थे सभी लोग मतलब पूरे कॉलेज को अपना बनाए हुए थे। ये इंस्टीट्यूशन के प्रति जो डिवोशन होता है वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, एज ए टीचर भी, एज ए रिसर्चर भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी।